Hello everyone, welcome back. My name is Shilpa. Today we are going to discuss another legendary writer named मुल्कराज आनंद. So, आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमने एक सेशन में सर आर के नारायण को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि किस तरह से सर आर के नारायण ने एक फिक्शनल टाउन बनाया था, एक साउथ इंडियन टाउन बनाया था कॉल्ड मालगुडी और उसके साथ में लाइक नियर सरयू रिवर. ठीक है, और उन्होंने एक मिनिएचर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट किया था उस, है ना. हमने देखा था किस तरह से जो है सर लाइक आर के नारायण जी ने जो इंडिया की मार्केट्स हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, जो कैरेक्टर वैल्यूज हैं, उन सबको अपने वर्क्स में जो है लाए थे. ठीक है, और यहीं पर लाइक इस वीडियो में सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो मुल्कराज आनंद हैं वो भी उनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे. एज वी नो दैट सर आर के नारायण वॉज born in 1906. But Mulkraj Anand was born in 1905 and he passed away in 2004. So this is the difference, है ना. थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ये एक दूसरे में कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स हैं, राइट. सो हम देखेंगे कि जिस तरह से आर के नारायण ने अपना तरीका जो था उनका लिखने का, वो थोड़ा जेंटल आयरनी था, थोड़ा विट था, थोड़ा ह्यूमर डाला हुआ था. लेकिन जब हम मुल्कराज आनंद की बात करते हैं तो हम एक फियरलेस पोर्ट्रेयल देखेंगे चीजों. हम देखेंगे कि सोशल लेवल पे किन किन टॉपिक्स पे जो है एक रेवोल्यूशन जो है रहा है, जो हमारी कंट्री ने फेस किया है, कैसे कैसे सोसाइटी लेवल की डिविजन्स थी, कैसी डिस्क्रिमिनेशंस थे. इनका फियरलेस पोर्ट्रेयल हम इनके वर्क्स में देखें इन मुल्कराज आनंद. ओके, सो अगर हम इनकी बात करें तो हिज वर्क्स, they are so well composed that you'll find that the works are pulsating. उनमें पल्स फील होगी आपको, एज इफ देर इज अ रॉ एनर्जी, और किसी भी रजिड सोल को वो बहुत इजीली डिस्टिल कर सकते. मतलब पीपल क्राई व्हेन दे लाइक रियली हैव एन अवेकनिंग ऑफ कि किस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं लोग फेस करते थे, लाइक बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट रेंचिंग कंडीशंस में जो है हमारा इंडिया निकल कर आया है बाहर और इंडिपेंडेंस गेन की. ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से इन राइटर को डिस्कस करेंगे. एज आई टोल्ड यू, ही वाज बोर्न इन 1905 एंड passed away in 2004. He was honored with various awards and most of his works like whatever he wrote is equally famous. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. द इंट्रोडक्शन आपको इधर मिल जाएगा मुल्कराज आनंद का, दैट इनको हम टाइटल और एक फ्रेज दें तो ये बोल सकते हैं कि ही इज द कंसाइंस कीपर ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन. आप जो अंदर जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक हमारे पास डिवाइस होती है ना राइटर के पास, कि वो अपने खुद के टेक्स्ट में जो कैरेक्टर डेवलप करेगा उस कैरेक्टर के अंदर घुस के, है ना, उसके कैरेक्टर के थॉट्स को यूं का यूं आपके सामने टेक्स्ट में लेकर आएंगे. This technique is called stream of consciousness, right? So ये इन्होंने इम्प्लॉय किया और हम देखेंगे किस तरह से अनटचेबल वर्क में बाखा के थ्रू, है ना, इन्होंने जो है डे ड्रीमिंग सीन के थ्रू जो है इस डिवाइस को अच्छे से जो है अप्रूव किया इन हिज टेक्स्ट, राइट. सो आप देखोगे कि कंसाइंस जो है ना एक आदमी का, वो बहुत अच्छे से मिरर किया जा रहा है इनके वर्क्स में. ठीक है, देखते हैं आगे इनके बारे में. जो थीम्स इन्होंने डिस्कस करी हैं, दैट इज पॉवर्टी, कास्ट ऑपरेशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा, कॉलोनियल इनजस्टिस जो हुआ करता था उस समय, है ना, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जो कॉलोनियल अथॉरिटी थी, ऑपरेशन था, इन्फ्लुएंस था, वो सब हमें इनके वर्क्स में देखने को मिलेगा. और पुअर को किस तरह से ट्रीट किया जाता था, दिस ऑल्सो. ठीक है, सो फेमस फॉर सेइंग आई राइट ऑफ द ऑप्रेस्ड बिकॉज आई बिलोंग टू देम. ठीक है, वो बखूबी इस चीज को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वो बखूबी इस चीज को दिखा पा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज देयर. नाउ आनंद कंबाइंड मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म आइडियाज उन्होंने प्रमोट किए हैं विद कंपैशनेट स्टोरी टेलिंग और साहित्य अकेडमी अवार्ड ही हैज बैग्ड. ही क्रिएटेड अनफॉरगेटेबल क्लासिक्स. अनटचेबल जो उनका वर्क है 1935 का, 1936,
टू लीव्स एंड अ बड, ये सब जो हैं सोशल रियलिज्म दिखाते हैं, अलग अलग सोशल एवल्स दिखाते हैं उस समय के सोसाइटी के. Even in today's India, we can see that those evils even prevail. Okay, तो ये भी है. नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है इनके बारे में. चलिए इनके मेजर नॉवेल्स हम देख लेते हैं विच आर लाइक क्लासिक्स एंड वर्ल्ड फेमस टेक्स्ट्स हैं, राइट, और बहुत रेवोल्यूशनरी हैं. नाउ अनटचेबल इज आनंद्स मोस्ट पावरफुल नॉवल. ठीक है, नरेटिंग अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ बाखा. यहाँ पे बाखा जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है. बाखा कौन है? एक स्वीपर बॉय है हु हेल्स फ्रॉम अ लोअर क्लास. ठीक है, एंड ही इज लाइक टाइटल्ड एज एन अनटचेबल. ठीक है, तो मतलब उसको थोड़ा अनटचेबल वाली कैटेगरी में बाखा को मानते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दोज टाइम्स. ओके, सो स्वीपर बॉय था और वो उसको बहुत ऑप्रेशन उसको झेलना पड़ा क्रूअल कास्ट सिस्टम की वजह से. ठीक है, तो हम देखेंगे कि बेसिकली जो ये टेक्स्ट है इट इज डिवाइडेड इन लाइक 3 पार्ट्स ऑफ अ डे, क्योंकि ये जो है ये सिंगल डे है इन द लाइफ ऑफ बाखा, दिस टेक्स्ट. ओके, आई एम सॉरी. सो सिंगल डे इन लाइफ ऑफ बाखा, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग सीन. ठीक है, तो मॉर्निंग में वही एक नॉर्मल सुबह की शुरुआत होती है बाखा की लाइफ में. ही इज लाइक ब्रशिंग द स्ट्रीट्स because he's a sweeper, and then he has to clean the washrooms and the fecal matter that people produce, है ना, वो सब उसको according to like accordingly being an untouchable उसको करना रहता है. और जब जब वो ब्रश कर रहा होता है ना, ब्रशिंग द स्ट्रीट, तो मतलब इवेंचुअली क्या होता है कि his broom or his hand hits some high caste person, and he is brutally like dehumanized, है ना, बहुत उसको बहुत गंदा भला बुरा बोला जाता है उस हाई कास्ट पर्सन के थ्रू. ठीक है, तो बाखा को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और बाखा जो है फिर भी सबके सामने उस ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त कर जाता है. ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी. नाउ देन व्हाट हैपेंस, देन लेटर इन दिस अवेकनिंग हैपेंस, है ना, तो वो देखता है कि ऐसे ऐसे हुआ, और फिर जो है कोई मतलब उसके लाइफ का एक डेली मुंडेन रूटीन जो है दिखाया जा रहा है. आफ्टरनून सीन में देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ कॉलोनल जो उनको एक हॉकी मैच खिलाने का प्रॉमिस करता है कि विल लेट यू प्ले अ हॉकी मैच बिकॉज इट्स अ बिग बिग ड्रीम, इट्स अ डिजायर दैट बाखा कैरीज इन समवेयर इन हिज हार्ट, कि भाई कभी वो भी लाइक इंग्लिश मैन अपनी चीज़ों को इंजॉय करे. क्योंकि उस टाइम पे लाइक ब्रिटिश पीपल वर रूलिंग, है ना, और जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो दे यूज टू ड्रेस वेल विद वाइट कॉलर्स, है ना, तो वो बहुत अच्छे से ड्रेस अप करते थे, एंड दे यूज टू इल ट्रीट लाइक द मेजरली इंडियंस, है ना, तो वो चीज़ थी. लेकिन हमेशा उसमें एक डिज़ायर थी दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक देम, वॉक लाइक देम, टॉक लाइक देम, ऑल दिस. ठीक है, तो वो हॉकी मैच भी खेलता है, लेकिन वो उसको इतना इंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि अल्टीमेटली वो है तो एक अनटचेबल, तो वो वाली फीलिंग उसको बार बार हॉन्ट करती है. अब इवनिंग में आप देखोगे दैट ये जो नॉवल है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1935 में दिस इज पब्लिश्ड. तो उस दौरान क्या चल रहा था दैट गांधी, लाइक आवर लीडर महात्मा गांधी वाज वेरी एक्टिव इन लाइक सोशल मूवमेंट्स थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था और ये सब था. और उसके दौरान क्या हो रहा था कि गांधी जी वॉज लाइक मेकिंग पीपल अवेयर of their rights, and he was giving various speeches like in different mobs, है ना, उस तरह से गांधी जी वॉज क्वाइट एक्टिव. और इवन गांधी जी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे भी एक स्पीच देते हैं, जिससे बाखा बहुत अपलिफ्ट हो जाता है, उसका मोरल बहुत अपलिफ्ट हो जाता है, और वो सोचने लगता है कि अगर कोई मॉडर्न फ्लश सिस्टम आ जाएगा तो उसका जो मतलब ये क्लीनिंग वाला जो जॉब है वो थोड़ा इजी हो जाएगा और उसको थोड़ी राहत मिले. ठीक है, सो देर आर इन द एंड ऑफ द टेक्स्ट देर आर सम सॉल्यूशंस टू दिस. ठीक है, द मॉडर्न सोल्यूशन ऑफ फ्लश सिस्टम दैट वाज डिस्कस्ड बाय गांधी जी इन स्पीच. देन कॉलोनल हचिंगसन जो है वो एक सोल्यूशन देते हैं बाखा को दैट व्हाई डोंट यू कन्वर्ट इन क्रिश्चियनिटी, after being a Christian then you will realize who you are and no one will treat you that way.
सो देर आर लाइक सम थिंग्स, बट बाखा उसको भी लाइक रिजेक्ट कर देता है और वो एक जो भी है वो वही रहना पसंद करता है। ठीक है, तो वेरियस सॉल्यूशंस इन द एंड ऑफ द टेक्स्ट होते हैं और अल्टीमेटली धीरे धीरे जो है फ्लश सिस्टम आ जाता है। तो आई होप कि जो बाखा का अंदर का जो मतलब अंदर का जो उसको सोचता है, जो उसकी सोच है, वो अच्छे से बखूबी मुल्कराज आनंद ने अनटचेबल वर्क में दिखाई है। ठीक है, आई होप मैं जिस तरह से नरेट कर रही हूँ आप फटाफट से विद इन मिनट्स इतना बड़ा टेक्स्ट समझ पा रहे होगे। Yes, if you are really able to understand what I'm saying, kindly hit the like button and do not forget to comment also. Okay, so that we keep you motivate us and we keep bringing more and more such videos to you. ठीक है, all the major writers including the minor writers. ठीक है, so it's a very free initiative which is going to uh, like be here endlessly, and we're going to help you out every now and now. रिलीजियस हिपोक्रेसी है इस वर्क में। हम देखेंगे कि जो बाका है ना, उसकी फैमिली में सोहिनी नाम की उसके सिस्टर भी है, और जब सोहिनी मंदिर को क्लीन करने जाती है तो द टेम्पल प्रीस्ट कॉल्ड पंडित कालीनाथ जो हैं वो उसको मोलेस्ट करते, ठीक है। और जब वो आवाज़ उठाने की कोशिश करती है, लाइक उसको लगता है दैट ही इज नॉट डूइंग लाइक ओके विद मी, सो शी ट्राइज टू रेजेस हर वॉइस, बट ही सेज तुम्हारी कौन सुनेगा, समथिंग लाइक दैट, और पीपल हियर आर गोइंग टू लिसन मी even when she shouts or she tries to gather crowd कि मेरी help करो, the pandit is molesting me, so on you can see religious hypocrisy है इस वर्क। Like they keep blabbering about all these things, but somewhere in those times this also used to happen। ठीक है, so you can see religious hypocrisies there, humiliate होता है बाखा, बाखा को exploit भी किया जाता है, और डेली वायोलेंस जो है दलित्स पे उस टाइम कॉमिट होती थी, यही इस वर्क में। अब जो बाखा की क्राई है वो बोलता है दे थिंक ऑफ अस एज डर्ट बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट। ओके, तो इसी तरह से लाइक जो ये मुल्कराज आनंद हैं, ये इनके लिए लाइक एक मेरे को शायरी याद आ रही है, बहुत अच्छे से इनको रेजोनेट कर रही है। इफ वी से शोषित के सिसकियों को कलम ने सहलाया, शोषित के सिसकियों को कलम ने सहलाया, और मुल्कराज आनंद के वर्क्स में एक नया सूरज उगाया। आर यू एबल टू रिलेट? शोषित जो अनटचेबल्स हैं, उनकी जो सिस्कियां थी उसको रिटन, दे आर पेन्ड डाउन, कलम ने सहलाया, और इनके वर्क्स में एक नया सूरज उगाया। यू कैन सी कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी जो प्लेटफॉर्म है वो इन राइटर ने जो है एग्जिबिट किया है। ठीक है, नाउ लेट्स कैरी ऑन। ओके, सो सिंबल्स क्या है यहाँ पे, एज यू कैन सी वी वर टॉकिंग अबाउट इट। ये जो सिंबल हैं ये डिह्यूमनाइजेशन दिखाते हैं। टेम्पल का जो इंसिडेंट है वो आपको रिलीजियस हिपोक्रेसी दिखा रहा है। जो गांधी जी की स्पीच है वो एक होप दे रही है, लोगों को एक होप दे रही है, और जो फ्लश सिस्टम है वो टेक्नोलॉजिकल लिबरेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल लिबरेशन दे रहा है ना, कि मतलब बाखा एंड अदर सच को ऐसा काम ना करना पड़े, एक मॉडर्न फ्लश सिस्टम आ जाए तो चीजें जो हैं अपने आप हों। नाउ बाखा's साइलेंस द सप्रेस्ड रिवॉल्ट, है ना, ऐसा नहीं है कि उसके साथ कुछ होता है और उसको बुरा नहीं लगता। Okay, he is also a person, a living thing, so he equally feels bad about it, but he never retreats, है ना, वो कभी भी काउंटर अटैक नहीं करता उन चीजों को। वो एक सप्रेस्ड रिवॉल्ट है उसके अंदर, है ना, एक दबी हुई अग्नि है उसके अंदर जो कभी भी भड़क सकती है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है हमें बाखा के कैरेक्टर। अब आप देखो जो थीम्स हैं वो ये सब है, आप रिलेट कर पाओगे इजीली। आइडेंटिटी, भाई कोई आइडेंटिटी है बाखा की, नहीं है, तो उसी के लिए एक सर्च है। ठीक है, कॉलोनियल मॉडर्निटी आप देख पा रहे हैं इसमें। नाउ द क्वेश्चंस दैट कैन अराइज कुड बी दीज। ठीक है, ये राइटर पे हो सकता है, ये बाखा के कैरेक्टर पे, और ये एक ओवरऑल एंडिंग पे। नेक्स्ट लेट्स सी। Yeah, so it's a moral document. It's not just a novel, rather it's a moral document because इसमें एक
एम्पैथी जो है मुल्कराज आनंद देते हैं टू बाघा। नाउ वी विल डिस्कस कूली। अब जैसे हमने एक सोशियल लेवल को डिस्कस कर लिया है जिसका क्या नाम था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा था 1935 लाइक 1930s में। ठीक है, अब हम एक और सोशियल लेवल डिस्कस करेंगे इस वाले टेक्स्ट में जिसका क्या नाम है, कूली। और ये जो टेक्स्ट है इट वाज पब्लिश्ड इन 1936। ठीक है, तो सिमिलर थीम आई है इसमें, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक हियर वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टर मुनु। ही इज अ पुअर ऑर्फन बॉय, लगभग 14 to 15 ईयर्स ओल्ड है ये। ठीक है, और हम देखेंगे कि जो इसकी लाइफ है वो भी मतलब स्टेशनरी नहीं है वो लाइफ। ठीक है, वो बचपन से ही एक ऑर्फन है, अपने अंकल आंटी के साथ रहता है और जिंदगी भर काम करता रहता है, अलग अलग ऑक्यूपेशंस करता है अलग अलग लोगों के अंडर में, लाइक ही इज वर्किंग अंडर वेरियस हिपोक्रेट्स। ठीक है, और उनके साथ काम करके भी एट लास्ट ही डाइज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, बिकॉज ही इज नॉट टेकन केयर ऑफ। तो हम देखेंगे जो यहाँ पे मुनू है, इज अ कूली बाय प्रोफेशन। और वैसे वो कूली है, लाइक वो भी हो जाता है ना, पर्टिकुलर पीपल डू सच टास्क, अ ग्रुप ऑफ पीपल दे आर कूलीज और सम ऑफ देम आर स्वीपर्स, सो देर इज लाइक डिविजन्स आर देयर। ठीक है, तो मुनू एक कूली है और ऑर्फन है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो ये रहता है, इसके अंकल आंटी हैं, दयाराम इसके अंकल हैं, दयाराम एंड हिज वाइफ, and they're very cruel to him right from the beginning of the text. So they say him that you are good for nothing, why don't you go somewhere, earn something for us and you as well, तुम यहीं रहते हो, कुछ निकलो घर से बाहर जाओ, काम धाम करो, कुछ पैसा लेकर आओ। तो वो थोड़े ब्रूटल हो जाते हैं और उसके दे पुश हिम आउट ऑफ देयर हाउस। नाउ एज अ मतलब फिर वो काम ढूंढता है और बाबू नथुराम के यहाँ पे उसको एक काम मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे वो बाबू नथुराम के यहाँ पे काम करता है तो ये होता है कि वो भी थोड़े क्रूअल हैं और वो उनके साथ भी उसको मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रभदयाल के यहाँ एक फैक्ट्री, एक पिकल फैक्ट्री में काम करने। ठीक है, अब प्रभदयाल जो हैं वो थोड़े दयालु हैं। ओके, तो दिस इज अ ट्रिक, दयाल वर्ड से आप दयालु याद रखना। ठीक है, तो मतलब एग्जैक्टली यू कैन रेफर कि वो ही वॉज अ पॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो वो उसकी हेल्प करते हैं, वो जो मुनु है वो भी उनके साथ खुश है, सेटिस्फाइड है अपने काम से। और होता ये है कि गणपत एक पार्टनरशिप में होता है प्रभदयाल के साथ उस पिकल फैक्ट्री में, लेकिन जो गणपत होता है वो थोड़ा एविल कैरेक्टर, एंड गणपत क्या करता है, एक फ्रॉड कर देता है प्रभदयाल के साथ, जिसकी वजह से उनका जो वो पार्टनरशिप में काम चल रहा था पिकल फैक्ट्री वाला वो कोलैप्स हो जाता है। और उसका कोलैप्स होने की वजह से अब देर इज नो इनकम, नो प्रॉफिट, सो ऑल ऑफ द वर्कर्स आर डिटेन्ड इंक्लूडिंग मुनु। तो मुनु को भी वहां काम से निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि मुनु जो है वो फिर से परेशान हो गया है कि अब वो क्या करे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट जो है मिसेस मेन वॉरिंग के यहाँ पे भी काम करता है। नाउ मिसेस मेन वॉरिंग इज अ कैरेक्टर इन कूली, रिमेंबर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अब मिसेस मेन वॉरिंग के यहाँ जो है वो शिमला, उस टाइम पे सिमला बोला करते थे, SIMLA, शिमला, यहाँ पे वो काम करता है मिसेस मेन वॉरिंग के साथ। और आप देखोगे कि उधर वो एज अ रिक्शा पुलर काम करता है और हाउस होल्ड हेल्प करता है मिसेस मेन वॉरिंग के यहाँ। ठीक है, और फाइनली ये सब करते करते इधर से उधर, उधर से उधर काम करते करते वो फाइनली ट्यूबरक्लोसिस वाली प्रॉब्लम उसको हो जाती है एंड ही डाइज। ठीक है, सो बीइंग एन ऑर्फन, द वे ही वाज ट्रीटेड, इवन ही वर्कड लाइक मेजरली डोमेस्टिक लेबर की तरह भी उसने काम किया, एज अ कूली भी उसने काम किया। ठीक है, और हर तरह का प्रोफेशन उसने कोशिश करी करने की टू यर्न फॉर हिमसेल्फ, बट ही could not have a stable life. ठीक है, एंड ही डाइड अ ट्रैजिक डेथ। ठीक है, तो ये हमें दिखाता है दिस इज द कंडीशन नॉट ओनली ऑफ मुनु। मुनु तो बस एक कैरेक्टर था जो मुल्कराज आनंद ने अपने कूली वर्क में यूज किया, लेकिन ये कहानी है हजारों उन डोमेस्टिक लेबरर्स की, हजारों
लोगों की जो मतलब ऐसे लेबरिंग करते हैं या फिर स्मॉल ऑक्यूपेशंस करते हैं, एंड दे वर्क वेरी हार्ड, बट देयर इज ओनली अ मूवमेंट इन देयर लाइफ, देयर इज अ मूवमेंट इन देयर लाइफ, बट देयर इज नो मोमेंट इन देयर लाइफ। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ सच पीपल। ठीक है, तो आप देखोगे कि एक वर्क से वो कितने बड़े कैनवास को पेंट, कितने बड़े सोशल लेवल को वो डिटेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्क था इनका। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड या सो स्टे इन द वीडियो एंड यूल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। सिंबल्स में कूली की आइडेंटिटी है लाइफ लॉन्ग एक्सप्लॉइट होता रहता, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ना मूवमेंट चलती है उसकी लाइफ में। फैक्ट्री के जो सायरन हैं वो मैकेनिकल ऑपरेशन दिखा रहे हैं, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो सायरन उस पर। जैसे जैसे फैक्ट्री के सायरन बजते हैं वैसे वैसे उसको और भी मेहनत लगा के काम करना पड़ता है। जो मुनु इधर से उधर भटकता है वो उसकी रूटलेसनेस दिखा रहे हैं कि वो कहीं पे भी उसकी जड़ें जो है मजबूत नहीं हो पाई हैं, वो इधर से उधर, उधर से उधर भटकता है लाइफ में। नाउ द बॉम्बे मिल्स, है ना, जो बाबू नथुराम के यहाँ पे उसने काम किया इन द बॉम्बे मिल्स, टेक्सटाइल मिल में उसने काम किया था वहां पे। ठीक है, तो वो कैपिटलिस्ट क्रुएलिटी दिखाते हैं, है ना, नथुराम वाज वेरी क्रूअल टू हिम इफ यू रिमेम्बर। तो वो क्रुएलिटी दिखाते हैं, ठीक है, उस पर ब्लेमिंग भी करते हैं। नाउ थीम्स में वही है, पोवर्टी, हंगर, इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन, चाइल्ड लेबर, माइग्रेशन। माइग्रेशन जैसा कि मूवमेंट मैं बता रही हूँ आपको, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एज ही वाज हेलिंग फ्रॉम अ लोअर क्लास। ठीक है, कूली जो है समुदाय से वो था, और सोशल इनजस्टिस जो प्रिवेल कर रहा था, उन सभी थीम्स पर है। द नॉवल ऑल्सो क्रिटिक्स द ब्रिटिश colonial स्ट्रक्चर, जो दिखा रहा है कि आप देखोगे कि इन लोगों को यूज करके जो उस टाइम पे ब्रिटिश राज था, है ना, जो अंग्रेजों का शासन था, वो हमें दिखा रहा है कि किस तरह से इंडियंस को अपना एक वर्कर बना के और दूसरे इंडियंस को भी एक्सप्लॉइट कराया जा रहा। और ये आप अगले जो वर्क्स हैं लाइक गंगू द पीजेंट वाला जो वर्क है उसमें भी आप देखो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स सी, यहाँ पे क्वेश्चंस ये वाले बनेंगे। इट्स अ सोशल ट्रेजेडी, ऑफ कोर्स इट्स अ सोशल ट्रेजेडी बिकॉज इट इज डीलिंग विद अ सोशल एवल। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे ही आए फटाफट से हमारी वीडियो को एग्जाम में याद कर लेना, और जो सब मैंने आपको इनके बारे में बताया है वही सब अपने वर्ड्स में लिख देना, यू विल डेफिनेटली क्रैक दी। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट मे फॉलो। नाउ विल डिस्कस टू लीव्स एंड अ बड। यस, तो मैं इस स्टोरी की ही बात कर रही थी, इसमें कैरेक्टर है गंगू, है ना, टू लीव्स एंड अ बड। नाउ दिस 1937 का वर्क है, सीक्वेंस में ही चल रहे हैं इनके वर्क्स। 35 में अनटचेबल था, 1936 में कूली था, और 1937 में टू लीव्स एंड अ बड है। अब आप देखो 1937 किसका बर्थ ईयर है मुझे बताओ। 1937 इज द बर्थ ईयर ऑफ अनीता देसाई, राइट। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट। ओके, नाउ अ पुअर पीजेंट। अब गंगू कौन है? गंगू इसमें सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है वर्क का। पुअर पीजेंट है, एक बहुत पुअर किसान है जो ही इज हेलिंग फ्रॉम पंजाब। पंजाब में वो एग्रीकल्चर मतलब एक एग्रीकल्चर लैंड पे एज अ पुअर पीजेंट काम करता है। देन व्हाट हैपेंस, मैं आपको बता देती हूँ वैसे ओवरऑल व्हाट हैपेंस, दैट ही इज उसको ना एक गणपत नाम का बंदा है, ठीक है, वो उसको ल्योर करता है, उसको फॉल्स प्रोमिसेस देता है कि तुम यहाँ पे कितना ही कमा लेते होगे, तुम कितनी तो यहाँ पर मेहनत करते हो, तो क्यों ना तुम आसाम चलो हमारे साथ, और टी प्लांटेशन है वहां पर, और वहां पे तुम्हारा बिजनेस दिन रात मतलब ग्रो करेगा, काम भी कम करना होगा। ठीक है, मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट लेस अमाउंट ऑफ टाइम, जो यहाँ इतनी मेहनत करते हो वहाँ चलो, वहाँ पे बिजनेस भी ग्रो करेगा, तुम्हारी थोड़ा प्रॉफिट भी तुम्हें होगा, और ओवरऑल क्यों ना तुम अपनी पूरी फैमिली को ही लेके वहाँ शिफ्ट हो जाते हो, वहाँ पर बहुत काम है। ठीक है, तो इस तरह के फॉल्स प्रोमिसेस, तुम्हारी सैलरी वेजेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, काम कम करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे टेम्पटेशंस और बेट्स देकर वो गंगू को कन्विंस कर लेता है। अब गंगू एक पंजाब का पीजेंट है और उसकी वाइफ का नाम है लैला, LEILA।
ठीक है। तो गंगू लैला के साथ और अपनी बेटी, अपनी डॉटर के साथ जो है लाइक विद फैमिली वो माइग्रेट कर जाते हैं टू असम। और जब वो असम पहुंचते हैं तो वो रियलाइज करते हैं, लाइक थोड़ा टाइम के बाद उनको रियलाइज होता है कि उनके साथ लाइक व्हाट लाइक दे आर बिट्रेड। ठीक है, उनको बिट्रायल फील होता है कि झूठ बोला गया है, फॉल्स प्रोमिस किए गए हैं और हमें यहाँ पर ले आया गया है, यहाँ पे तो काम भी ज़्यादा करना पड़ता है और पैसे भी कम मिलते हैं। लेकिन उस टाइम पे ट्रैवलिंग इधर से उधर इतना आसान नहीं होता था कि तुम अब मन कर रहा है तो वापस पंजाब चले जाओ। और कॉलोनियल रूल था उस टाइम पर। तो ये जो टी प्लांटेशन था आसाम में, इट वाज ओन्ड बाय ब्रिटिश। तो व्हाट हैपेंड इज कि देयर वाज अ पर्सन, अ वेरी क्रूअल फेलो, I would like to name him Reggie Hunt, very very cruel. Had you been there, you must have killed him. ठीक है। सो रेजी हंट नाम का बंदा था और इसने क्या किया, ही मोलेस्टेड द डॉटर ऑफ गंगू ना। मतलब किसी और स्टेट में गंगू एंड फैमिली गए हैं और वहाँ पे एक रेजी हंट नाम का जो ये पर्सन है इसने मोलेस्ट किया गंगू की डॉटर को। और जब उसने गंगू ने इस बारे में कुछ आवाज उठाने का सोचा कि आई शुड कंप्लेन अबाउट दिस पर्सन, सो ही वाज शॉट डेड। Yes, this is all in the story. He was shot dead. Gangu could not raise his voice against the colonial rule. और हम देखेंगे कि गंगू जो है वो किस तरह से एक्सप्लॉइट होता है कि वो अपनी ही बेटी के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, तो ये सब हमें इस स्टोरी में देखने को मिलता है, विच इज वेरी अप्रोप्रिएटली टाइटल्ड टू लीव्स एंड अ बड। सो बड यहाँ पे जो रेफरेंस है वो उसकी डॉटर के लिए है कि वो तो अभी पूरी तरह से ब्लूम भी नहीं कर पाई थी, और जो लीव्स होते हैं वो पेरेंट्स हैं गंगू एंड लैला। ठीक है, और वो इस बड जो इनिशियल स्टेज पे है ऑफ बीइंग अ फ्लावर, शी कुड नॉट ब्लूम। ओके, so this is how I infer. There can be many many meanings of inference, okay, of the works, because आपने पढ़ाई होगा literary criticism में there are theories and it totally depends on the reader। हाँ, तो रीडर का जमाना है ना। द ऑथर इज डेड, रोलैंड बार्थेस वाला कॉन्सेप्ट है ना। द ऑथर इज डेड, अब सिर्फ रीडर का जमाना है, जो आपको समझना है, जो टेक्स्ट से लग रहा है कि ये मीनिंग हो सकता है, यू कैन टेक इट। मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, ओके। नाउ इंटरटेक्सचुअलिटी भी होती है ना। सो सिंबल्स हम बात करेंगे टी प्लांटेशन की, टू लीव्स एंड अ बड। जंगल है, जंगल क्या दिखा रहा है, फियर एंट्रैपमेंट। आसाम में जो जंगल है ना, वहां पे जंगल्स में वो टी प्लांटेशन है, दे कैन नॉट एस्केप एनीवेयर। तो वहां पे ऐसी जगह लाके रख दिए जाते हैं वो फैमिली गंगूवली कि अब कहीं नहीं जा सकते। और विप एंड गन है ना, मतलब प्रेशर है उनके ऊपर, रेशियल पावर है कि काम करना है, काम कीजिए, ठीक है, पैसा देंगे नहीं देंगे वो हम पर है, यू हैव टू वर्क। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का सोशल लेवल उस टाइम पे प्रिवेल कर रहा था, दैट मुल्क राज आनंद इज लाइक एग्जैक्टली ही स्पोक फॉर दिस एंड इट्स रियली ग्रेट, राइट। So this is why he is one of the trios of the four fathers of Indian English literature, along with R.K. Narayan and Raja Rao, है ना। इन सब ने ही थोड़े इन्हीं इश्यूज की बात की है और इस तरह से इनको अपलॉड किया जाता है। तो थीम्स यहाँ पर इंपीरियल पावर है, वायलेंस है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन है, करप्शन है, सेक्सुअल अब्यूज आपने देखा है अभी हुआ था, और हेल्पलेसनेस है ऑफ द पुअर। ठीक है, जो गरीब है उसका कोई नहीं है, उसका सिर्फ खुदा है ना। तो दिस इज द ओनली थिंग, अ की लाइन, ही वाज ओनली अ कूली टू देम, he was only a coolie to them, shows Gangu's dehumanization. His tragic death is Anand's protest against colonial brutality. तो इसमें जो थीम है वो colonial brutality पे ही है। colonial exploitation दिख रहा है नॉवल में, गंगू के साथ जो ट्रेजेडी हुई है एज अ ट्रेजिक फिगर भी दिख रहा है। ठीक है, कि क्या ट्रेजेडी हुई है कि उसको बहला फुसलाकर असम के प्लांटेशंस पर ले जाया जाता है। और मुल्कराज आनंद का यहाँ पे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव दिख रहा है थ्रू हिज वर्क्स। अब हम इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके वाले, इनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में अराइज फ्रॉम हियर ऑल्सो। एंड एक और चीज़ें आपको, एक दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है अबाउट मुल्कराज आनंद, क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं।
आपको बता दें कि 1924 में अमृतसर से इन्होंने अपनी स्कूलिंग नहीं, कॉलेज इन्होंने अपना यूनिवर्सिटी जो है 1924 में अमृतसर से किया है हायर स्टडीज़। फिर 1925 से इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से भी अपनी हायर स्टडीज़ की हैं। लेटर उन्होंने पीएचडी किया है फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के ये मेंबर रहे हैं और मार्ग, MARG, मार्ग नाम का एक लिटरेरी जर्नल उन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो ये सब है। और EM फॉस्टर जो हैं उन्होंने फॉरवर्डिंग किया था, एक फॉरवर्ड लिखा था अनटचेबल वर्क का। दिस इज अ पॉइंट आई मिस्ड इन अनटचेबल वर्क कि जो EM फॉस्टर हैं अ वेरी फास्ट फ्रेंड ऑफ मुल्कराज आनंद, तो उन्होंने उनकी हेल्प की थी इन फॉरवर्ड जो लिखते हैं एक टेक्स्ट का, वो लिखा था अनटचेबल का। ठीक है, जिस तरह से R.K. नारायण हैड अ फैंसी टुवर्ड्स ग्राहम ग्रीन एंड ग्राहम ग्रीन इंस्टेड लाइक ऑल्सो यूज टू हेल्प R.K. नारायण, उसी तरह से मुल्कराज आनंद हैड अ फैंसी फॉर EM फॉस्टर, द ऑथर ऑफ अ पैसेज टू इंडिया, ना उनका जो मॉन्यूमेंटल वर्क है ना, तो वो वाला है। तो उसमें आप देखोगे कि दोनों के ना एक वेस्टर्न कनेक्शंस हैं और वो उन पे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस भी डाल रहे हैं, इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं और सपोर्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अब जो ये विलेज ट्रायोलॉजी है, इसको द विलेज नहीं, लाल सिंह ट्रायोलॉजी कहते हैं। लाल सिंह ट्रायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रायोलॉजी है इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो कैरेक्टर है, वो है लाल सिंह। ठीक है, इसमें इस ट्रायोलॉजी में पहला वर्क है द विलेज जो 1939 में आया था, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940, द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942। तो वही है कि लाल सिंह यहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट है और ये रूरल प्रॉपर्टी सोल्जर लाइफ इन वर्ल्ड वॉर 1। तो जो ये लाल सिंह है ना, ये एज अ सोल्जर इन्होंने फाइट किया था। ब्रिटेन में इनको भेजा गया था इंडिया से टू फाइट ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी अगेंस्ट जर्मनी। वर्ल्ड वॉर 1 में लाइक ब्रिटिश जो ब्रिटेन था उसके लाइक ब्रिटेन एंड अदर एलीज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी, तो उसी फाइट में ही वाज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो उसी फाइट में ये लाल सिंह वाज कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटेन बीइंग एन इंडियन। ठीक है, this is the point. Now the peasant uprising is another thing here. Themes are feudal exploitation, colonial manipulation, class conflict and political awakening यहाँ पे देखने को। ठीक है, ये सब है इस वर्क में। इसमें सिग्निफिकेंस ये रहेगा आनंद्स ब्रॉडेस्ट सोशियो पॉलिटिकल कैनवास। ठीक है, तो आनंद्स ब्रॉडेस्ट मतलब बहुत ब्रॉड तरीके से सोशल जो एविल है उसको इसमें भी पोर्ट्रे किया गया है। जो वो बाकी टेक्स्ट थे ना वो थोड़े छोटे पड़ जाते हैं इसके आगे, इसमें और भी खुलकर इन्होंने नरेट किया है ऐसे सर्कमस्टांसेस को जिनको लाल सिंह है, जिनको लल्ला करके बोलते हैं लाइक इन द टेक्स्ट एक्चुअली। तो वो किस तरह से अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, और जो स्वॉर्ड एंड द सिकल है ना, इसमें भी दिखाया गया है कि जो स्वॉर्ड है गन, द कॉप इन यू, okay, the muscular power in you, that you have to also fight against Britishers who are prevailing in India, है ना, उनसे भी लड़ना है। और सिकल यहाँ पे क्या कर रही है, सिकल एज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर कटिंग द क्रॉप्स, है ना, वो दिखाती है कि अपनी लाइवलीहुड को भी चलाना है, अपने लिए खाने का भी इंतजाम करना। The sickle also should prevail along with the sword. तो ब्रिटिशर्स से लड़ना भी है और साथ साथ अपने जीवन को भी चलाना। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्क, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट इट। नाउ विल टॉक अबाउट द बिग हार्ट। द बिग हार्ट थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ दिखाता है। कॉपर स्मिथ्स और जो कॉपर स्मिथ है अनंत, है ना, उसकी स्टोरी है। और उस ही इज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन जो हैं, वो पहले हाथ से काम किया करते थे, अब जो मशीन एज आ रही है वो उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। मशीन के थ्रू जो मैनुअल लेबर है वो कम होता जा रहा है और बाकी जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है।
तो उस तरह का वर्क ये वाला आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ठीक है। सो कॉपर स्मिथ वर्कशॉप यहाँ पे एक सिंबल। नेक्स्ट लेट्स सी अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स मैंने आपको बताया ही था दैट मीनिंगलेस वॉर वो लड़ रहा है ना। कोई वो अपने देश के लिए थोड़ी लड़ रहा है, लाल सिंह वो कहाँ लड़ रहा है, वो तो ब्रिटेन में जाके इंडिया मतलब ब्रिटेन में जाके और बीइंग एन इंडियन वो ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा है वर्ल्ड वॉर वन। तो जी मैंने बताया ही था आपको ये। अब कोट्स जो निकलेंगी सोशल जस्टिस पे इनके कोट्स हैं कि मैन इज द विक्टिम ऑफ मैन, है ना। आदमी ही आदमी का शोषण करता है। मैन इज द विक्टिम ऑफ मैन। इट्स वेरी एविडेंट इन हिज वर्क्स। आई नीड नॉट से एनीथिंग बिकॉज मैंने इतना अच्छे से आपको टेक्स्ट सारे बता दिए हैं, इतने अच्छे से समराइज कर दिए हैं विद ऑल माई एफर्ट्स। Believe me, it takes a lot of energy to come and speak and like recite everything in front of you. But if you really like our efforts, you must appreciate on your part, है ना। एक गुरु दक्षिणा तो बनती है, उसको आप एक लाइक की फॉर्म में भी दे सकते हैं। आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू, राइट। सो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड बिटवीन एक्सप्लॉयटर्स, एक तरफ से एक्सप्लॉयटर्स हैं और एक तरफ हैं एक्सप्लॉयटेड, राइट। सो मार्क्सिस्ट लेंस दिख रहा है इसमें। अनटचेबल में दे थिंक ऑफ अस एज डर्ट बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट। व्हाई आर वी ऑलवेज ट्रीटेड लाइक दिस, हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। तो एनी लाइन यू कैन चूज, इफ यू वांट यू कैन एम्प्लॉय इट इन योर आंसर। अब कूली, कूली में जो मुन्नू है ना, वो उसकी कोई खास डिजायर्स नहीं थे कि उसको वो बनना है, ये बनना है, वो बनना है। उसे सिर्फ जीना था। ही ओनली वॉन्टेड टू लिव। सिर्फ उसका डिजायर था कि वो जी सके। तो आप ये देखिए कि किस लेवल पे एट्रॉसिटीज होती हैं, है ना, किस लेवल पे क्रिटिसिज्म जो है चीज़ों का किया जा रहा है। नाउ हेडिंग्स लाइक ही हैज़ टू बेग फॉर हिज ओन लाइफ विच इज गॉड गिफ्टेड, राइट। So this is there. Let's see the headings you can use is the pioneer of Indian social realism, ठीक है। ये वाली हेडिंग रहेगी इनके लिए। ह्यूमनिस्ट एंड मार्क्सिस्ट विजन था इनका। कंपैशनेट थे ये ऑप्रेस्ड के लिए ना, बिकॉज ही वाज वन ऑफ देम। कंपैशन था, एक सहानुभूति थी उनके अंदर फॉर द ऑप्रेस्ड, ठीक है। और होनी भी चाहिए, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए दैट we keep bragging about us or like anything. We should also have a soft corner for everyone on the, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे सैमुअल टेलर कॉलरिज का जो वर्क है ना, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, उसमें वो एल्बाट्रॉस को शॉट कर देता है और उसके बाद वो उसकी जो शिप होती है वो वहीं पे स्टैंड बाय हो जाती है, वो विंड या सेल कर ही नहीं पाती है। बट जब वो ये चीज़ मतलब मानता है दैट देयर इज अ कोटेशन इन दैट वर्क, एवरीथिंग वेदर ग्रेट और स्मॉल शुड बी रिस्पेक्टेड, है ना। इस तरह की कोटेशन होती है, मतलब इक्वल रिस्पेक्ट हर चीज़ को मिलनी चाहिए, वेदर ग्रेट और स्मॉल, ठीक है। तो बेशक वो एक सिर्फ बर्ड थी, लेकिन उस बर्ड को उसने शॉट किया तो उस सेलर की शिप वहीं रुक गई, until and unless he did not repent for his sin. The natural forces stopped him there and then. जिसका वो लाइंस है ना, water everywhere not a drop, सेम लाइंस फ्रॉम सेम टेक्स्ट, ठीक है। नाउ साइकोलॉजिकल डेप्थ दिखाई जा रही है यहाँ पे दर्द की, कि कितनी गहराई है इन चीज़ों में। हार्श बट ऑनेस्ट रियलिज्म दिखाते हैं मुल्कराज आनंद। सिंबॉलिज्म है इनके वर्क्स में, है ना, जैसे ये भी डिह्यूमनाइजेशन दिखा रही हैं, ठीक है। मिल्स हैं, प्लांटेशंस हैं, तो ये सब जो सिंबल्स हैं ना, समवेयर और द अदर वेयर, ये सब ऑपरेशन दिखा रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में इन द वर्क्स। नाउ सिंपल है, बहुत सिंपल राइटिंग है लेकिन पावरफुल है। एंगर अगेंस्ट इनइक्वालिटी, वॉइस फॉर सोशल रियलिज्म, यू कैन से मुल्कराज आनंद वाज अ वॉइस फॉर द वॉइसलेस, he was a voice to the voiceless, or you can say he was a voice for the voiceless, ठीक है। ऐसे भी आप इनको बता सकते हैं कि he was a voice for the voiceless. Next,
अब बाखा का ये कैरेक्टर स्केच है, यू कैन जस्ट गिव अ ग्लांस टू इट। मैंने आपको बाखा के बारे में बता ही दिया है, आप इजीली इसको पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, इट्स ओपन एंड फ्री टू यू। मुन्नू जो है कूली में, इसका भी यहाँ पे एक कैरेक्टर स्केच है विच मे बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू इन केस दे आस्क एनी कैरेक्टर स्केच। यहाँ पे गंगू के बारे में है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पढ़ सकते हैं गंगू के बारे में यहाँ से। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड। या सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेट ग्रेट लेजेंडरी राइटर मुल्क राज आनंद। आई होप कि आज तक आपने मुल्क राज आनंद यकीनन कई बार पढ़े होंगे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, बट इट्स माई प्रॉमिस कि आपको एक क्लियरर लेंस इस वीडियो के थ्रू ज़रूर मिला होगा, एक क्लियर पिक्चर जो है चीज़ों की, और भी क्लियर पिक्चर जो है आ पाई होगी आप। एंड इवन नाउ वी लाइक slowly gradually we are going to bring work or text focused videos also, where for the UGC net levels में जो in depth questions आते हैं, you will be able to tackle them as well, ठीक है। सो फॉर दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद अस। और अगर आपको एक लिटरेचर में जो हमारी वीडियोस हैं उनमें एक रेवोल्यूशन फील हो रहा है, या फिर आपको थोड़ा सा भी एक बेनिफिट है ना, फॉर अ परसेंट भी अगर आपको हम एलिवेट कर पा रहे हैं इन लिटरेरी स्टैंडर्ड्स, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड लाइक द वीडियो and also share it. Okay, so it motivates us, and I hope you had a fun time with me, and this is Shilpa signing off.